रफ्तार एक ऐसा शो है जिसमें हम हमेशा जोर देते हैं इंटरैक्टिविटी के ऊपर। आपकी और हमारी बातचीत होती रहनी चाहिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम ये समझेंगे कि आप कौन सी गाड़ी ज़्यादा उत्सुकता से देखना चाहते हैं, जिसका इंतज़ार आप कर रहे हैं, और आप हमें ये बता सकते हैं कि शो आपको कैसा लगा, या फिर इस जो भी गाड़ियाँ हम दिखा रहे हैं उनके बारे में आपकी राय क्या है। और इस बातचीत का ही नतीजा था कि बहुत सी ऐसी कहानियाँ हम लेकर आए जो आपकी फरमाइश थी और फटाफट उसके रिव्यूज़ हम लेकर आए। इसके अलावा भी बहुत से खास रिव्यूज़ थे साल 2015 में। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की दुनिया में साल 2015 को एक अहम साल के तौर पर याद किया जाएगा। जहां गाड़ियों की बिक्री बढ़ी, बाजार बढ़ा, वहीं ये भी साफ हुआ कि ग्राहक केवल नएपन के नाम पर गाड़ियां नहीं खरीदने जा रहे। जो असली वैल्यू देने वाला प्रोडक्ट आएगा उसे ही वो खरीदेंगे, उसी के लिए वो महीनों की वेटिंग लिस्ट भी झेलेंगे। और ये साल डीजल कारों के लिए भी खास रहा, जहां एक तरफ फोक्सवैगन की डीजल गाड़ियों पर दुनिया भर में बवाल हुआ, वहीं दिल्ली के प्रदूषण के मुद्दे पर डीजल गाड़ियों की काफी फजीहत भी हुई। और ये सब कुछ साल भर छाया रहा रफ्तार में। जैसे मोटरसाइकिलों की दुनिया को देखें तो ये साल छोटी स्पोर्टी बाइक्स का रहा। जो खालीपन हम 100, 150, 200 सीसी से 1000 सीसी के बीच देखते थे, उस खालीपन को कम किया इस साल। बाइकिंग में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी, मोटरसाइकिलों के ग्रुप बढ़ते गए और रफ्तार की चाहत भी बढ़ी। तो हमने भी सोचा एक बार निकला जाए ऐसे ही वीकेंड राइड पर। कुछ साल पहले तक इस तरह की राइड हम बहुत कम देखते थे, और जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो सड़क बन गई है, अभी जब मैं यहाँ रुका था, हम लोग यहाँ रुके थे, उस तब से लेकर अभी तक कम से कम 5-6 ग्रुप आके गुजर चुके होंगे। अलग अलग ट्रायम्फ की अलग, डुकाटी की अलग, हार्लीज़ की अलग, सबका अपना अपना ग्रुप यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरा एक फ्रेंड है क्रांति, मैं बताऊंगा, वो उनका भी बाइक का ग्रुप है, तो वो मुझे बता रहे थे कि उनके, किसी ने बोला नहीं है रूल, पर उनका एक कल्चर ऐसा है, वो बोलते हैं कि अगर आप राइड इक्विपमेंट के साथ नहीं है तो बोलते हैं हम राइड नहीं करेंगे। और एक और ग्लोबल फेनोमेना जो मैंने बाइकर्स के बीच में देखा है, दुनिया भर में अगर आप देखें तो एक बाइकर्स होते हैं जो जेन्युइन, जिसको बाइकर्स कहते हैं, वो पैशनेट होते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, इस वजह से वो बाइकर्स हैं। मतलब उनके पास 35 लाख रुपए हैं तो वो 35 लाख की बाइक खरीद सकते हैं। तो वो चीज़ अब हिंदुस्तान में भी काफ़ी साफ देखने को मुझे मिल रही है। बहुत से बाइकर्स ने यह भी सोचा कि रेस ट्रैक पर अपनी राइडिंग कैसे बेहतर करें, तो उनके लिए नए राइडिंग स्कूल भी शुरू होते हुए हमने देखा। भारत की ही बात करें तो यहाँ फॉर्मूला 1 रेसों को लेकर कितना उत्साह था, लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि जैसा रोमांच मोटो जीपी की रेसों में देखा जाता है, महसूस किया जाता है, वो अलग होता है। टेढ़ी होकर कॉर्नर पर से लगभग जमीन से चिपकते हुए दमदार बाइक्स भागती हैं, तो फिर जो रोमांच राइडर महसूस करता है, लगभग वही रोमांच देखने वाला भी करता है। और तेज रफ्तार राइडिंग, सटीक कंट्रोल और बेखौफ कॉर्नरिंग का नजारा केवल नजारा नहीं रह जाता है। आम बाइक प्रेमी भी वैसा ही कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ये सपना हाल तक असुरक्षित और मुश्किल रहा है। लेकिन अब देश में ऐसे राइडिंग स्कूलों का आयोजन हो रहा है जो रेस ट्रैक पर बाइक प्रेमियों को तेज सुपर बाइक्स को भगाना सिखाते हैं। हम लोग के दिमाग में ये था कि जो स्ट्रीट राइडिंग में या हाईवे के राइडिंग्स में हमारे वीक पॉइंट हैं, या सबसे बड़ी बात उसमें जो प्रॉब्लम आता है हमको कॉर्नरिंग पे, वो कॉर्नरिंग बेटर करने के लिए। और आज 2 सेशंस में ही हमें ये फील हो रहा है कि हमारा कॉर्नरिंग बेटर हो गया। तो अब मौका आ गया है जब इस R3 को लेकर मैं BRC के ट्रैक पर जाऊंगा। मौसम अभी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि धूप नहीं है, लेकिन डर ये भी है, 2-3 बूंदें पड़ी हैं अभी हेलमेट के वाइजर पर, और लग रहा है कि अगर तेज़ बारिश होगी तो फिर एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। तो मौसम अच्छा था, एक नई मोटरसाइकिल थी और उसे भगाने के लिए एक जोरदार रेस ट्रैक भी था। तो हम निकल गए नई R3 को लेकर इस BIC के F1 ट्रैक पर।
R3 से जैसी उम्मीद थी वैसी ही ये मोटरसाइकिल लग भी रही थी। एक्सेलरेशन अच्छा था, तेजी से रफ्तार पकड़ रही थी, गियर शिफ्ट भी स्मूथ लगा। रेस ट्रैक पर चलाने का ये मजा रहता है कि इस ताकत को हम पूरा निचोड़ सकते हैं। और R3 तेजी से भाग भी रही थी। इंजन का प्रदर्शन आपको वाकई स्मूथ है। कुल मिलाकर R3 रेसिंग प्रेमी और आम राइडर दोनों को पसंद आएगी। आज से कुछ साल पहले आती तो पक्का सुपर हिट। अभी कावासाकी, होंडा के साथ साथ KTM ने सेगमेंट के समीकरण को बदल रखा है। क्या तब्दीलियां इस नई पल्सर में आपको देखने को मिलेंगी? सबसे पहले तो इसके लुक में ही आपको ध्यान में आएगा कि बहुत हद तक आपको ट्रांसफॉर्मर्स की याद आ जाएगी। जो बिल्कुल लाइंस और शेप्स और जो डिज़ाइन जिस तरह से इसमें किया गया है, वो बहुत सारे लाइंस, बहुत सारे एंगल से एक दूसरे को काटते हुए इसमें बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सा डिज़ाइन है। यंगस्टर्स को काफ़ी पसंद आएगा, जो थोड़े से शो ऑफ वाली बाइक पसंद करने वाले यंगस्टर्स हैं। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इसमें ख़ास रोल निभा रहा है, जो एक अलग तरह का अग्रेसिव लुक इसे दे रहा है। और साथ में आप देख रहे हैं कि पहली बार पल्सर फुल फेयरिंग के साथ आई है। वो सेगमेंट जो काफ़ी बढ़ भी रहा है, काफ़ी नए प्रोडक्ट्स इसमें देखने को मिल रहे हैं और ग्राहक इसे पसंद भी कर रहे हैं। तो इस CBR 650F की राइड जब मैंने शुरू की तो शहरी ट्रैफिक के बीच इसे मैं निकाल रहा था। गियर्स बार बार फटाफट बदल रहे थे, जैसे कम्यूटर बाइक्स की हम बदलते हैं। इसकी आवाज़ मुझे इंप्रेसिव नहीं लगी। इसका लुक मुझे लगा कि ये मामला आज लगता है थोड़ा सा सादा, थोड़ा सा बोरिंग रहने वाला है। लेकिन जब मैं इसको लेकर हाईवे पर निकला हूँ तब मुझे महसूस हुआ है कि बहुत ही वर्सेटाइल इसकी पर्सनैलिटी है। इसकी पर्सनैलिटी के कई आयाम हैं जो शहरी ट्रैफिक में अलग महसूस होता है, और जब हाईवे पर निकलते हैं तो वो पर्सनैलिटी अलग महसूस होती है। कारों की दुनिया की बात करें तो हर सेगमेंट में यहां पर बढ़ोतरी हमने देखी है। वैल्यू सेगमेंट से लेकर हाई एंड प्रोडक्ट्स तक हर तरफ तरह तरह के प्रोडक्ट्स ने हलचल मचाई। बहुत सारे सवाल, बहुत सारी क्वेरीज इस कार को लेकर लगातार आ रही थी और आखिरकार हमें इस गाड़ी को रफ्तार में लेकर आना ही पड़ा। पेश है आपके लिए रेनॉ क्विड। आखिरकार कह सकते हैं कि क्विड अपने सेगमेंट में कई मामलों में खास है। पहली बात तो ये कि अच्छी कीमत पर उतारी गई है। वहीं इसका 25 से ऊपर का माइलेज सबसे बेहतर है सेगमेंट में। और हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस भी सेगमेंट में बेहतर है, 180 mm का। तो लुक के मामले में सालों बाद किसी कंपनी ने काम चलाऊ डिजाइन से आगे जाकर इस सेगमेंट के ग्राहकों को स्टाइल स्टेटमेंट देने के लिए कुछ विकल्प दिया। कार के लुक को 14 इंच 8 स्पोक अलॉय व्हील्स और पार्शियली ब्लैक टेप्ड बी पिलर स्मार्ट बनाते हैं। फीचर्स की लिस्ट भी अच्छी है, जिसमें आपको फोर्ड सिंक भी मिल रहा है एप्लिंक कनेक्टिविटी के साथ। टॉप एंड वर्जन में लेदर अपहॉल्स्ट्री भी मिल रही है। अंदर आपको भले ही फिएस्टा और इकोस्पोर्ट की याद आए इसके डिजाइन से, लेकिन खास बात जो इसे बाकी कार निर्माताओं के लिए मिसाल बनाती है वो है सेगमेंट में पहली बार फीगो एस्पायर में फोर्ड ने बेस वेरिएंट में भी ड्राइवर और पैसेंजर साइड एयरबैग स्टैंडर्ड रखा है। वहीं सेगमेंट की पहली कार है जिसके टॉप एंड में कंपनी 6 एयरबैग्स तक डाल रही है। छोटी एसयूवी के लिए भी 2015 खासा एक्शन भरा रहा। तो सबसे पहले इसके लुक और आकार प्रकार की बात करें। आकार के हिसाब से अगर देखें तो कॉम्पैक्ट जो एसयूवी सेगमेंट है उसकी ये गाड़ी है, लेकिन बावजूद इसके साइज़ आपको इसका बड़ा लगेगा। और इससे बहुत से लोग, बहुत सारे जो रिव्यूज़ आपने देखे होंगे उसमें एक शब्द बार बार अंग्रेज़ी का यूज़ हो रहा है, बॉक्सी, यानी एक बक्से जैसा या डब्बे जैसा इसका डिज़ाइन है, इसकी बनावट है, वो ज़रूर है। लेकिन इसके एजेस जो है वो आपको उतने शार्प नहीं लगेंगे, इस वजह से ये ख़राब नहीं लगेगा।
क्रेटा है वो कहीं ना कहीं EcoSport और डस्टर के बीच के साइज़ की लगेगी। बहुत हद तक ये डस्टर जैसी आपको साइज़ के हिसाब से लगेगी। कम से कम बाहर से जो लुक आ रहा है वो तो ज़रूर वैसा लग रहा है। हो सकता है कि बहुत ऊंची ना हो, इसका ग्राउंड क्लियरेंस वैसा शायद ना हो जैसा आप डस्टर में पाते हैं, लेकिन एक जो ऐसी फील नहीं है कि किसी हैचबैक को आपने SUV की शक्ल दे दी है। ये एक छोटी SUV ही लग रही है। मैं बता दूं कि जो गाड़ी मैं चला रहा हूं वो 1.6 लीटर वाला DDIS वर्जन है और इससे जब मैंने शुरू किया था तो मेरे लिए शुरुआत काफ़ी सरप्राइजिंग रही और काफ़ी तेज़ सर्रा रही, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा था जिस तरह की ताकत से उससे ज़्यादा ये फुर्ती से आगे बढ़ी और फिर मुझे गाड़ी को धीमा करना पड़ा। परफॉर्मेंस अगर मैं देखूं तो मुझे काफ़ी स्मूथ लग रही है। जो पावर की डिलीवरी है, जो टॉर्क आपको मिल रहा है वो भी काफ़ी है, ताकत भी काफ़ी है, तेज़ तर्रार भी लग रही है। 110-120 की रफ्तार ये बहुत आसानी से बहुत जल्द पकड़ रही है। और हाई एंड कारों की दुनिया में तो मर्सिडीज ने इस बार 15 गाड़ियां लॉन्च करके हलचल बनाए रखी और कई सुपर कार्स की संख्या भी बढ़ी। हालांकि पैसा वसूल कारों की जगह को लेकर मीन में एक ज्यादा निकाली जाती है, लेकिन 69 लाख की गाड़ियों से तो ये उम्मीद ही होती है कि मामला वहां फिट ही होगा। लेकिन फिर भी जिक्र तो करेंगे कि इस कीमत वाले ग्राहक जो आमतौर पर शोफर ड्रिवन कारों में आराम फरमाते हैं, उनके लिए पिछली सीट वैसी आरामदेह या प्लश नहीं होगी जैसी कि कारों में होती है। और जब इस तरह की सुपर कार्स आपके साथ हों, सबसे खास चीज सबसे पहले जो यहाँ दिल को छूती है वो है इनकी आवाज। तो जैसा हमने शुरू में ही कहा कि कुल मिलाकर आज मैं इस तजुर्बे की बात कर रहा हूँ, जिस लैम्बोर्गिनी के बारे में इतने सारे किस्से हम सुनते रहते हैं, इसकी तारीफों के पुल बांधे जाते रहते हैं और न जाने कस्में खाई जाती रहती हैं इसकी तेज़ तर्रार सवारी की, इसके हैंडलिंग की और इसकी स्टाइलिंग जो बहुत ही अलग तरह की स्टाइलिंग है उसके बारे में। तो आज कुल मिलाकर हम बैठ कर देखेंगे कि आखिर चलाने में आपको कैसी लगेगी